दोस्तों नमस्ते। कैसे हो? आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोगों को पता है कि टीचर और बालक हमेशा इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, और आप एक बात को ध्यान में रखना, लॉजिक प्रश्न इसमें से जरूर आता है। एक प्रश्न लॉजिक प्रश्न पक्का आ जाता है इसमें से एक प्रश्न, और बालक और टीचर दोनों ही इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इसको आसान सा टॉपिक समझ के, लेकिन इसमें से पक्का प्रश्न आता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। कौन कौन से? एक तो शारीरिक कारण या आंतरिक कारण या अनुवांशिक कारण। एक ही बात है, शारीरिक कारण, अनुवांशिक कारण और या आंतरिक कारण। और दूसरा है वातावरणीय कारक, जो हम वातावरण से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दो कारक होते हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आपको पक्का इसमें से प्रश्न मिलेगा। और दूसरी बात, एंड तक जब वीडियो देखते हो और नोट्स बनाते हो जब तो होता है लाभ, और यदि कभी इधर इधर तो फिर बात नहीं बनती। साइकोलॉजी एक माइंड का सब्जेक्ट है। जो लड़का और लड़की इसको सच्चे दिल से अपना लेते हैं, वो 100% किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल नहीं हो सकता, और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पकड़ बना लेगा, क्योंकि संवेगों को नियंत्रण करना सीख लेता है। और संवेग किस प्रकार से काम करते हैं ये साइकोलॉजी से ही पता चलता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से अभी बताया? जैविक कारक। जैविक कारक को ही आनुवंशिक कारक बोलते हैं, और आनुवंशिक कारक को ही आंतरिक कारक बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया। जिन जिन टॉपिक के ऊपर इस पर बात करेंगे, हम शारीरिक गठन के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम अंतःस्रावित ग्रंथियों पर बात करेंगे, उसके बाद में स्नायु मंडल जो है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद शारीरिक रसायन के ऊपर बात करेंगे, बुद्धि के दृष्टिकोण, संवेग, इच्छा शक्ति, अभिप्रेरणा, ये सारे के सारे आंतरिक कारक हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में है अजैविक कारक या वातावरणीय कारक। कौन कौन से हैं? अजैविक कारक, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि बालक जो वातावरण से प्राप्त करता है वो कारक, जिनको बाहरी कारक भी कह सकते हैं। जैसे भौतिक, जो आपके आसपास भौतिक संसार को देखते हो, नदी को देखते हो, नालों को देखते हो, पहाड़ों को देखते हो, पेड़ों को देखते हो, जो बाहरी भौतिक कारक, विषय वस्तु, कार, जीप, बस, ट्रक, ये सारी चीजें। सामाजिक कारक, दूसरी चीज सांस्कृतिक कारक, रीति रिवाज, आपकी जो ड्रेस सेंस, वो आदमी समाज से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, बोलचाल, भाषा, शादी विवाह, ये सारी चीजें। घर और परिवार से और विद्यालय के वातावरण से, ये जो चीजें हम हासिल करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो धारण करते हैं, ये बाहरी कारक कहलाते हैं। और ये हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालते हैं, हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शारीरिक गठन के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। किस पे? जैविक कारक के ऊपर, शारीरिक गठन के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है, जो हमारे शारीरिक शील गुण होते हैं वो मानसिक शील गुणों को प्रभावित करते हैं। शारीरिक जो शील गुण होते हैं वो मानसिक शील गुणों पर प्रभावित करते हैं। जैसे काले माँ बाप है तो बेटा भी काला हुआ या बेटी भी काली हुई। ठिगने माँ बाप है तो बेटा और बेटी भी क्या हुए? ठिगने। और लंबे चौड़े बहुत ही सुंदर माँ बाप हैं तो बेटा भी क्या होगा? सुंदर होगा। अब आपको पता है, स्वस्थ काया के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना भी होगा। जब वो स्वस्थ है और सुंदर है, एक्टिव है, तो उसका दिमाग शार्प कैसे होता है दोस्तों? पड़ोसी है, हमारे आस पड़ोस के अंदर है, कोई भी दूसरा आदमी हमारे घर पे आ गया तो जो सुंदर बच्चा, उसको 1 मिनट में उठा लेंगे और उसको खिलाएंगे, है ना। तो उसके जो मानसिक शील गुण है उनका अपने आप ही विकास हो जाता है। उसको गोद में लेते हैं, उसको आसानी से बता देंगे ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। और एक बच्चा रोना है, बिल्कुल काला कलूटा सा है, उसका रंग रूप अच्छा नहीं है, तो उसको गोद नहीं लेता कोई भी, और उसकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जाता। इसीलिए जो मानसिक विकास है उसका कम होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है, शारीरिक गठन है ये बहुत अधिक प्रभावित करता है किसको? यहां पर व्यक्तित्व को प्रभावित करता है कि जितना बढ़िया हमारा शरीर होगा, हमारी बॉडी होगी, जब भी तो हम लड़का और लड़की को जब शादी करते हैं तो जो जोड़ी मिलान करते हैं तो देखते हैं कि जोड़ी बहुत ही सुंदर हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है बहुत ही खूबसूरत हो। क्योंकि बाहरी शील गुणों का प्रभाव आंतरिक शील गुणों पर, यानी कि बुद्धि, मन, मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। तो उसको कैसे प्रभावित करता है ये समझ में आ गया।
उसके बाद में अंतःस्रावित ग्रंथियों पर अपने बात करेंगे दोस्तों। किस पर बात करेंगे? अंतःस्रावित ग्रंथियों पर। अंतःस्रावित ग्रंथियां दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन सी? एक तो वो ग्रंथि जो बाहर हार्मोन स्रावित करते हैं और किसी पाइप के माध्यम से, पाइप का तो मैंने ऐसे नाम ले दिया, किसी नलिका के माध्यम से बाहर ही निकल जाते हैं, जो हार्मोन से बाहर ही निकल जाते हैं, बाहर ही उनका द्रव्य पदार्थ बाहर ही निकल जाता है, ठीक है, वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। ठीक। दूसरे अंतःस्रावित ग्रंथियां वो होती है जिसका द्रव्य हमारे अंदर, ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, उसको बोलते हैं क्या चीज है? अंतःस्रावित ग्रंथि, आंतरिक अंतःस्रावित ग्रंथियां। तो आंतरिक अंतःस्रावित जो ग्रंथियां हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की? दो, एक तो बाहरी और एक आंतरिक, जो अंदर ब्लड के अंदर जो अपने हार्मोन्स को स्रावित करती है उसके ऊपर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अंतःस्रावित ग्रंथियों को बताऊंगा, अंतःस्रावित ग्रंथियां, ताकि इस बोर्ड पे अच्छी तरह आपको समझा सकूं। ठीक। उसके बाद में हम स्नायु मंडल पर बात करेंगे, शारीरिक रसायन, बुद्धि, संवेग, इच्छा शक्ति, पहले ये सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम इसको अंतःस्रावित ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। दोस्तों अब अपने बात करते हैं अंतःस्रावित ग्रंथियां। अभी मैंने बताया कि अंतर जो स्रावित ग्रंथियां होती है वो दो प्रकार की होती है। तो बाहर जो बहती है द्रव्य की मात्रा में, उसको तो अपने पढ़ना ही नहीं है। अंतःस्रावित ग्रंथि के अंदर जो द्रव्य हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स के रूप में बहते हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये हमारे मस्तिष्क के अग्रिम भाग में पाया जाता है। कहां पर पाई जाती है? मस्तिष्क के अग्रिम भाग में, हाइपोथैलेमस स्थान पर। कौन से? हाइपोथैलेमस स्थान है, वहां पर ये चिपकी रहती है ग्रंथि, और मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है। इसको स्वामिनी ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वामिनी। क्या बोलते हैं इसे? स्वामिनी ग्रंथि भी बोलते हैं, विकास ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकास ग्रंथि बोलते हैं। नियंत्रण ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रण ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। नियंत्रण ग्रंथि भी बोलते हैं, मालिक ग्रंथि भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं किसके? पीयूष ग्रंथि। लेकिन आप लोगों को पता है जहां पर ये पीयूष ग्रंथि लगी रहती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए पीयूष ग्रंथि का गॉडफादर है ये हाइपोथैलेमस, यानी कि इसकी चिपकी रहती है। तो इसको जैसे क्या बोलते हैं? स्वामिनी ग्रंथि। तो इसका स्वामिनी ग्रंथि कौन सा हो गया? हाइपोथैलेमस। इसका जो ग्रैंडफादर है वो कौन हो गया? एक तरह से वो हाइपोथैलेमस हो गया। ये मटर के दाने के समान होती है। क्या चीज होती है? मटर के दाने के समान होती है। इसमें से लगभग 13-14 हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों। 13-14 हार्मोन स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि में से, इस मास्टर ग्रंथि में से। तो इस मास्टर ग्रंथि में से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, अत्यधिक अनियंत्रण मात्रा में जो हार्मोन स्रावित हो जाए तो आदमी कुरूप हो जाता है, बेडोले तरीके से बढ़ जाता है। जैसे अपने ग्रेट खली साहब हैं, देखो कितने बड़े और कितने खतरनाक तरीके से लगते हैं। और पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक स्रावित होने के कारण मास्टर ग्रंथि भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्वामिनी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। क्या चीज है? मास्टर है ग्रंथि। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, लगभग 13-14 हार्मोन स्रावित होते हैं। और उन हार्मोन्स जब स्रावित होते हैं तो वो दूसरी जो ग्रंथियां हैं इन पर नियंत्रण रखते हैं। जब किसी चीज की कमी होती है तो इसकी पूर्ति कर देती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसकी आकृति 2 मटर के दानों के समान होती है, अलग भागों में 2 भाग, अग्रिम भाग और दक्षिण भाग। तो आपको बस इतना ही याद रखना है यहां पर कि ये जो ग्रंथि है बोनेपन को और जो लंबाई है उसके लिए उत्तरदायी ये है। यदि इनकी मात्रा बहुत कम रहेगी, हार्मोन्स की मात्रा कम स्रावित हुई तो बोना हो जाएगा, और बहुत अधिक स्रावित होती बहुत लंबा और अनियंत्रित तरीके से हो गया तो बेडोले शरीर का हो जाएगा, जिस क्षेत्र के अंदर भी इसका विकास हुआ। अब उसके बाद में यदि हम बात करें कि जो पीयूष ग्रंथि है ये अन्य ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखती है, कि दूसरी जो ग्रंथियां हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों। अब दूसरी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि है व्यक्तियों, एड्रीनल ग्रंथि।
ग्रंथि। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई लोग हैं वो डर के मारे, जब टीचर के सामने बच्चे जाते हैं तो डर के मारे उनके जो यहां पर रोए होते हैं वो एकदम खड़े हो जाते हैं ना। कई बार आप लोग जब छोटे होते थे, फार्मर के बच्चे हैं तो वो समझ सकते हैं, खेत में से जब आते हैं तो किसी ने बताया था कि वहां पर पुलिया के पास में भूत रहता है और शाम का 8 बजे का टाइम है, तो उस समय उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो एकदम, जब वो खेत में था तो उसको भूख लगी हुई थी, लेकिन जब वो स्थान आया तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बीपी उनका तेज हो जाता है और खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और पूरी स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़ता वो भागता है पूरी स्पीड से। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एड्रिनल जो ग्रंथि है वो स्त्रावित हो गई है। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो स्त्रावित होती है, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इसमें से निकलते हैं, क्योंकि जो सांवेगिक स्थिति है व्यक्ति की उस पर जो नियंत्रण करती है वो एड्रिनल ग्रंथि करती है। जैसे भय है, क्रोध है, इन सारी चीजों को, मैंने अभी भय वाली उदाहरण बताया कि पुलिया के ऊपर भूत रहते हैं, तो वहां पर अपने शरीर को एकदम एड्रिनल ग्रंथि है वो पूरी तरह से व्यक्ति को नियंत्रण में ले लेती है। और मान लो ब्लड के अंदर एक हार्मोन्स गया, मान लो एक बूंद हार्मोन्स गया तो बॉडी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाती है और खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति सांवेगिक रूप से सजग होकर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बात समझ में आई। ये रक्त में मिलते ही हृदय गति बढ़ जाती है दोस्तों, और पाचन क्रिया स्थगित हो जाती है। भूख लगी हुई है, जेल के अंदर कैदी है, बहुत जबरदस्त भूख लगी है और उसको अचानक कह दे कि भाई अभी तुम्हें आधे घंटे बाद में फांसी देंगे या कल तुम्हें फांसी देंगे, तो उसी समय उसकी भूख उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? क्योंकि एड्रिनल जो हार्मोन है वो स्त्रावित, एड्रिनल ग्रंथि में से जो निकलते हैं हार्मोन्स वो स्त्रावित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्त्रावित। और उसका फांसी का जो डर है उसके कारण उसकी, मैंने अभी क्या बताया था कि भूख प्यास जो है वो एकदम सारी की सारी खत्म हो जाती है और सांवेगिक रूप से सजग होके और परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो सोचने लग जाता है कि भाई फांसी चढ़ते तो डर तो नहीं होता क्या, फलाने आदमी ने भी फांसी ली थी, बस थोड़ी सी देर में ही मर जाऊंगा। इन सारी चीज़ों के लिए एड्रिनल जो ग्रंथि है वो तैयार करती है। स्कूल में जब जाता है मास्टर पिटाई करता है तो उससे पहले जो बालक है वो अपने शरीर को किस प्रकार कंट्रोल कर लेता है मार खाने से पहले, और जब मार खाने के बाद में दूसरे बच्चे उसकी मजाक उड़ाते हैं, आज तो पिटाई मेरे तो लगी नहीं, मेरे तो लगी नहीं। क्यों कहता है दोस्तों ऐसे? क्योंकि उसके अंदर एड्रिनल जो ग्रंथि है वो खून के अंदर मिल जाते हैं, उसकी जो निकलने वाले हार्मोन, जिसके कारण वो परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो याद रहेगा एड्रिनल ग्रंथि क्या चीज है भैया? संवेगों पर, व्यक्ति के संवेगों पर नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है। क्या करती है? और परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। क्या कर देती है? तैयार कर देती है। जैसे भय, क्रोध, मैंने भय का उदाहरण, क्रोध का एक उदाहरण और बता देता हूं दोस्तों। मान लो आपको अचानक गुस्सा आ जाता है, किसी ने आपके थप्पड़ मारा, तो आप बदला लेने के लिए आपका जो ब्लड है वो एकदम एक्टिव हो जाता है, शुगर उसकी मात्रा बढ़ते ही, और वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हो। ठीक है, तो आपातकालीन हार्मोन इसी में से निकलते हैं, इसीलिए इसको आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपातकालीन ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एड्रिनल ग्रंथि भी आपके समझ में आई होगी, फ्यूज ग्रंथि भी आपको समझ में आई होगी। यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपने बात करते हैं कंठ ग्रंथि की। किसकी? जो कंठों के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? कंठों में। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है कंठ ग्रंथि में से। बालक के अंदर यदि इसमें कमी आ जाए, जब बालक इसमें कमी आ जाए तो बालक बौना रह जाता है, और बड़ा होने पर यदि इसमें कमी आ जाए तो उपापचय में कमी आ जाती है।
उपापचय हमारे शरीर की एक्टिविटीज में कमी आ जाती है, हृदय गति कम हो जाती है, श्वसन गति में प्रभावित होती है, रक्तचाप प्रभावित होता है, और ज्यादा मिल जाए यदि हार्मोन्स ज्यादा स्रावित हो जाए तो फिर रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो यहां पर क्या चीज है, इसमें से थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। किससे? कंठ ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? कंठ ग्रंथि। और जो कंठ ग्रंथि है, कंठ ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन से निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। और थायरोक्सिन हार्मोन यदि छोटे बालक के अंदर ज्यादा कम निकलता है, बालक के अंदर यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो बोना हो जाएगा, बालक क्या हो जाएगा? बोना। और यदि अधिक स्रावित हो जाए बालक के अंदर, यदि किसकी थायरोक्सिन हार्मोन की क्या आ जाएगी? कमी, तो क्या हो जाएगा? बता दिया, बोना। और यदि बड़ा है, बालक बड़ा हो गया, बड़ा होने पर यदि कमी आ जाती है, क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, तो उपापचय में कमी आ जाती है। किसमें? उपापचय में कमी आ जाती है, यानी कि क्रियाओं के अंदर कमी आ जाती है। जैसे हृदय गति, क्या क्या चीज प्रभावित होगी? हृदय गति प्रभावित होगी, ठीक है। श्वसन गति प्रभावित होगी। कौन सी गति? श्वसन गति प्रभावित होगी, हृदय गति दोस्तों प्रभावित होगी, और रक्तचाप प्रभावित होगा। क्या होगा? रक्तचाप प्रभावित होगा, रक्तचाप प्रभावित होगा। और यदि मान लो ये ज्यादा स्रावित हो जाए तो क्या होगा? रक्तचाप बढ़ जाएगा, रक्तचाप प्रभावित होगा। क्या होगा? प्रभावित। यदि कमी रहेगी तो घट जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो रक्तचाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए एक एवरेज के अंदर चलना चाहिए ये ग्रंथि। जब तो जो रामदेव जी बाबा हैं वो क्या कहते रहते हैं कि योग करना चाहिए, दिमाग में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये ग्रंथियां करवाने के पीछे एक उद्देश्य है दोस्तों, आप में से जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को नियंत्रित करते हैं। सकारात्मक सोच इंसान को महान बनाती है, नकारात्मक सोच इंसान को मरवा देती है। याद रखना ये चीजें। ये जो हार्मोन्स कब स्रावित होती है? हमारी सोच से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। साइंस के अंदर यही तो चीज बताती है। उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बताता हूं दोस्तों। ये कहां पर होती है अग्नाशय ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के पास में होती है। कहां पर होती है? अमाशय के पास में होती है, ये उसके नीचे होती है। और इंसुलिन नामक हार्मोन इससे स्रावित होता है। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको? रक्त के अंदर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इसकी कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए, तो मधुमेह रोग, जिसको शुगर बोलते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है। और आपको पता है जब मधुमेह रोग हो जाता है तो पुरुष क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? बेचैनी बढ़ जाती है। तो ये कहां पर होता है? अग्नाशय ग्रंथि कहां पर होती है? अमाशय के नीचे। कहां पर होती है? अमाशय के नीचे होती है, अमाशय के नीचे होती है। और हार्मोन्स कौन सा निकलता है? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। इसके अधिक, यानी कि अधिक स्रावित होने से और कम स्रावित होने से क्या हो जाती है? ये किसको नियंत्रित करता है? रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है, रक्त में शुगर की मात्रा को, रक्त में शुगर की जो मात्रा होती है, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको? रक्त में अंदर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह जब रोग हो जाता है तो आदमी कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन रहने लग जाता है। आपको पता होगा मधुमेह किसे बोलते हैं? शुगर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर को बोलते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा यौन ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? यौन ग्रंथि के बारे में। जो यौन ग्रंथि है ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में पाई जाती है। क्या है? पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में पाई जाती है। पुरुषों के अंदर इसको टेस्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकल। और महिलाओं के अंदर ओवरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी कहते हैं। और जो महिलाओं के अंदर जो ओवरी है
उसमें से दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, उससे स्त्री की जो आवाज है, जो लड़की है उसकी आवाज का पतला होना, उसके जो अंग हैं उसके ऊपर बालों का आना, उगना, और उसके बाद में जो स्तन का बढ़ना, ये सारे के सारे एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। दूसरा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये गर्भाशय को ठीक ढंग से चलाता है। किसको? गर्भाशय को ठीक ढंग से जो चलाने में काम आता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। दूसरी तरफ जो पुरुष है उसमें भी दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। टेस्टिकल में से दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं दोस्तों? पहला टेस्टोस्टेरोन और दूसरा कौन सा है? एंडोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एंडोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उससे प्राथमिक गुण का विकास होता है। किसका विकास होता है? प्राथमिक गुणों का विकास होता है। और जो एंडोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके अंदर युवावस्था के अंदर जाके स्त्रावित होता है। किसमें? युवा अवस्था के अंदर जाके स्त्रावित कौन सा होता है? एंडोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसमें से क्या है? प्राथमिक गुणों का विकास होता है। और जो गुणों का विकास हो, दूसरा जो एंडोस्टेरोन है, जो जब युवा अवस्था के अंदर जाके उसके अंदर जो यौन शक्तियां हैं वो बढ़ती है, वो एंडोस्टेरोन के कारण होती है युवा अवस्था के अंदर जाके, और ये एक्टिव हो जाता है। तो याद रहेगा। तो यौन ग्रंथि के बारे में बताया दोस्तों। पुरुषों के अंदर कौन सा ग्रंथि को क्या बोलते हैं? टेस्टिकल। तो आप कैसे याद रखोगे? टेस्ट। पुरुषों का आज टेस्ट होगा। और महिलाओं में क्या चीज है? ओवर। महिलाओं का टेस्ट ओवर हो गया, तो ओवरी हो गया। ओवरी में से फिर कितने जो है हार्मोन स्रावित होते हैं? दो प्रकार के, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दूसरे को, पहले को एस्ट्रोजन को याद रखना है, इसे आवाज का पतला होना, स्तनों का बढ़ना, और खास जो अंगे हैं उनके ऊपर बाल का उगना, ये एस्ट्रोजन के अंदर है। और प्रोजेस्टेरोन है उसके अंदर जो गर्भाशय है वो ठीक ढंग से काम करता है। पुरुषों के अंदर जो है उसको टेस्टिकल के भी अंदर में से दो हार्मोन्स निकलते हैं। कौन से? टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर जो प्राथमिक गुणों का विकास होता है बालक के अंदर। और दूसरा जो एंडोस्टेरोन है उसमें से जो बाल्य अवस्था के बाद की जो अवस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था के अंदर जाके, और उसके अंदर सारे गुणों का विकास हो जाता है। किसके द्वारा? एंडोस्टेरोन के द्वारा। तो ये यौन ग्रंथि के बारे में बताया है। किसके द्वारा बताया है आपको? यौन ग्रंथि के बारे में आपको बताया है। इसे आपको याद रखना है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने बात करते हैं स्नायु मंडल की। किसकी? स्नायु मंडल की। दोस्तों पहली बात है, स्नायु मंडल किसे कहते हैं? हड्डियां एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी होना। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर कोई दर्द होगा ना तो 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट क्या, 1 मिनट के समय इससे से पहले भी हमारे मस्तिष्क को पता चल जाता है कि हमारे शरीर के किस अंग के ऊपर हमला हो गया है। तो हमें वो अलर्ट कर देता है, दूसरे हाथ वाले को कहता है चांटा मार जिसकी चिंडी काटी है, शक्तिशाली है, तो कहेगा हाथ जोड़ ले। ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है ना हमें। ये स्नायु मंडल के द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा? स्नायु मंडल के। जिस व्यक्ति का स्नायु मंडल बहुत अधिक विकसित होता है, बहुत अधिक विकसित होता है, वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, फैसले जल्दी ले लेता है, समायोजन बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता है, हर परिस्थितियों के अंदर वो एडजस्टमेंट हो जाता है जिसका स्नायु मंडल मजबूत होता है। और जिसका स्नायु मंडल बढ़िया नहीं होता वो मानसिक रूप से विकृत होता है, लोग उससे घृणा करते हैं। चारित्र रूप से वो विकृत होता है, चारित्रिक रूप से क्या होता है? विकृत होता है। कौन है? जिसका स्नायु मंडल मजबूत नहीं होता। तो आप याद रखें, स्नायु मंडल जितना अच्छा मजबूत होगा वो इतना ही अधिक परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेगा। ठीक है। और उसके बाद में बुद्धिमान होगा, मानसिक रूप से विकृत नहीं होगा, फैसले जल्दी लेगा, स्नायु मंडल के कारण है। और स्नायु मंडल जो हड्डियां एक दूसरे को किसी जोड़ के माध्यम से जोड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जो सूचनाएं है शरीर की वो मस्तिष्क तक पहुंचाना। अब उसके बाद में है शरीर रसायन। क्या चीज है? शरीर रसायन। शरीर का मतलब है हमारी बॉडी, और रसायन का मतलब है हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो आपको पता होगा कितना जल्दी, देखो मैंने सांस लिया, आपने भी लिया और तुरंत छोड़ा, इतनी देर के अंदर ही हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बदल के ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के और बाहर आ गई। और उसी प्रकार दूसरा शर्करा का ग्लूकोज में बदलना, शर्करा का ग्लूकोज में बदलना,
इस प्रकार की और बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है, तरह तरह की रासायनिक क्रियाएं होती है। यदि इसमें अमूलचूल भी परिवर्तन हो जाए, यदि इन रासायनिक क्रियाओं के अंदर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आ जाए, तो हम अव्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव्यवस्थित हो जाते हैं। और अव्यवस्थित होने के बाद के अंदर, अव्यवस्थित होने के तुरंत बाद के अंदर हमारे जो फैसले होते हैं वो सही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे चलती है। जो शरीर रसायन है, रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में 24 घंटे चलती है। जब तो मैंने पहले भी नाम लिया रामदेव बाबा जी का, योग का। योग कितने महत्वपूर्ण है, ये जाति धर्म से ऊपर उठे होने की बात है। उसके बाद में भोजन खाने के बाद में 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, शरीर रसायन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। और उसके बाद में ये भी कहा जाता है कि रोटी खाने के कम से कम 2 घंटे बाद में सोना चाहिए, पहले नहीं सोना चाहिए। रोटी खाते गुड़ को क्यों खाना चाहिए? भोजन को पचाने के लिए। भोजन खाने से पहले 1 घंटे पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब खाली पेट हो तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए। सूर्य प्रणामासन जो है 12 प्रक्रियाएं वो करनी चाहिए शरीर रसायन को सही करने के लिए। और जितना बढ़िया शरीर रसायन हमारा होगा, हमारा बुद्धि उतनी तीव्र गति से फैसले लेगी, तीव्र गति से चलेगी, समायोजन बहुत बढ़िया तरीके से करेगी। तो प्रभावित कर रहा है ना शरीर रसायन। उसके बाद में है बुद्धि। जो बुद्धि हमारे पूरे व्यवहार को तैयार करती है दोस्तों, बुद्धि हमारे पूरे व्यवहार को तैयार करती है। और जितना हमारी बुद्धि बढ़िया होगी, मानसिक रूप से उतने ही बढ़िया हम फैसले लेंगे। क्या लेंगे? फैसले लेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे व्यक्तित्व को तैयार करती है। बताते हैं कि जो चाणक्य था वो सुंदर नहीं था शरीर से, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और उनकी बुद्धि के कारण ही कौटिल्य नीति पढ़ते हैं, चाणक्य नीति हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसलिए कहते हैं बुद्धि हमेशा स्वस्थ शरीर के अंदर निवास करती है। तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए अंदर से, और जब स्वस्थ होगा तो बुद्धि सारे के सारे फैसले तीव्र लेगी, और बुद्धि तेज गति से चलेगी, और समायोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके बाद में है संवेग। आप लोगों को पता ही है कि संवेगों का चैप्टर अभी आया नहीं है। मैकडूगल ने संवेगों को 14 भागों में बांटा है, प्रेम, क्रोध, स्नेह, घृणा आदि। तो यह कहता है कि संवेगों के आधार पे स्वभाव तैयार होता है। क्या होता है? संवेगों के आधार पे स्वभाव तैयार होता है। यदि दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति यदि विकसित होंगे तो हम सकारात्मक सोच वाले होंगे। क्या होंगे? सकारात्मक सोच वाले। और समाज में घुलने मिलने वाले होंगे, दूसरे की सहायता करने वाले होंगे, अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना, और हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। और यदि घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या यदि ये हमारे अंदर पनप गए तो हम नकारात्मक सोच वाले होंगे, और जीवन के अंदर किसी भी टारगेट को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक जो विचारधारा है वो संवेगों के कारण तैयार होती है। और आपको एक बात बता दूं, जब हमारे तीव्र गति से संवेग बाहर निकलते हैं हमारे अंदर से, मान लो एक मटका है और मटके के अंदर से तीव्र गति से संवेग बाहर निकल रहे हैं, तो बुद्धि उतनी ही कम होती जाती है, बुद्धि कम होती जाती है। और संवेग बहुत तेज गति से निकलेंगे तो बुद्धि उतनी ही कम। इसीलिए कहते हैं संवेगों को बुद्धि नियंत्रित करती है। संवेग जो है वो यदि बढ़िया किस्म के हैं तो हमारी सोच सकारात्मक बनती है। उसके बाद में है दोस्तों इच्छा शक्ति। क्या चीज है? इच्छा शक्ति। जीवन जीने को एक तो जीवन जिया जाता है और एक जीवन को ढोया जाता है। कई लोगों को देखा होगा शराब का पौवा पीते हैं और गलियों में पड़े रहते हैं। कई लोग कमा लाते हैं और उसी के अंदर खुश रहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनके चांद तोड़ने के सपने होते हैं दोस्तों। उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। वो जीवन के अंदर यदि गरीब घर के अंदर भी जन्म गए तो उन्होंने कहा कि हमने मृत्यु जो है वो गरीब घर में प्राप्त नहीं करनी, हमने जीवन में कलेक्टर बनना है। हमने इच्छा शक्ति हमारी एसपी बनने की है, डीएसपी बनने की है। यदि ये भाव जग गए तो वो बुलंदियों पर जाता है, उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही शानदार होता है। और यदि उसमें इच्छा शक्ति नहीं है तो डपोलसंक होगा, वो आलसी होगा, निम्न दर्जे का इंसान होगा, आजीवन दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी रह जाएगा उसका व्यक्तित्व। उसके बाद में है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। यदि ये नहीं जगती, मोटिवेशन नहीं जगता है, मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं जगता है, अभिप्रेरणा जो अंदर से, अंदर के भाव से नहीं जगा, तो हम आलसी, निकम्मे, नकारी। और यदि अभिप्रेरणा जग गई तो हम जीवन को जी सकते हैं। जीवन के अंदर जो लक्ष्य चाहें उसको हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे के सारे हमने क्या बताए हैं? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक बताए हैं। क्या बताइए? आंतरिक कारक है। अब हमारा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक रह गए हैं दो। मैं विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर बता दूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें।
तो दोस्तों अब करते हैं बाहरी या वातावरणीय कारक। कौन सा? बाहरी या वातावरणीय कारक। और वातावरणीय कारक में सबसे पहला है भौतिक कारक। कौन सा है? भौतिक कारक। दोस्तों भौतिक कारक की बात करें हम सबसे पहले, मान लो कोई लोग मरुस्थलीय क्षेत्र में रहेंगे तो उनका जो शरीर और वहां का रहने सहने का जो स्टाइल है वो मरुस्थल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और कोई लोग टुंड्रा प्रदेशों में रह रहे हैं तो टुंड्रा प्रदेशों में रह रहे हैं तो उनका रहन सहन कैसा हो जाएगा, वहां पर वैसा ही खान पान हो जाएगा, वैसा ही उनका रहन सहन हो जाएगा कि नहीं होगा। कुछ लोग चारों तरफ, अपने चारों तरफ का जो एटमोस्फियर है वो अपर सोसाइटी जैसा दिख रहा है उनको, तो वो लोग भी हमेशा वैसे अपर सोसाइटी में जीने लग जाएंगे, हैप्चुअल हो जाएंगे और वो चीजों को हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो बाहरी वातावरण है बालक को प्रभावित करता है, पुरुष को प्रभावित करता है, हर किसी को प्रभावित करता है, भौतिक वातावरण है, और वैसा उसका शरीर तैयार हो जाता है और वैसी उसकी मानसिकता बन जाती है। चाहे वो मरुस्थल क्षेत्र में रहे, जैसे एस्किमो जाति है उसके बारे में आपने सुना होगा, टुंड्रा प्रदेश में जो जातियां रहती है उसके बारे में भी आपने सुना होगा, है ना, और पेंगू जनजाति उनके बारे में भी आपने सुना होगा, सॉरी पिग्मी। उसके बाद में दूसरा है सामाजिक वातावरण। जब बालक का जन्म होता है तो उस समय उसको समाज का कोई भी नॉलेज नहीं होता ना, न उसको खाने का पता होता, न पीने का पता, न ओढ़ने का पता, न सोने का पता होता, लेकिन वो अपने समाज से खाना पीना रहना, रीति रिवाज, संस्कार, वो जो परिवार है उसके साथ उसका कैसा अटैचमेंट होता है वो सारा का सारा उससे सीखता है। तो समाज के गुण उसके ऊपर, व्यक्तित्व पर धीरे धीरे अपने आप ही जैसे वो बड़ा होता है आ जाते हैं अनुभव के साथ। तीसरा है सांस्कृतिक। प्रत्येक समाज प्रत्येक बालक को जब वो बड़ा होता है तो उसको संस्कृति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? संस्कृति। हिंदू धर्म में जन्मता है तो 16 संस्कार मिलते हैं, मुस्लिम धर्म में खतना, रोजे और ये सारी चीजें मिलती है, ईसाई धर्म के अंदर अलग रीति रिवाज है। जो संस्कृतियां हैं वो बालक के व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती है और वो व्यक्ति फिर वैसा ही आचरण करने लग जाता है, क्योंकि जन्म के समय न तो उसके पास में संस्कृति होती है, न धर्म होता है, न समाज होता है, लेकिन जन्म होने के बाद में प्रत्येक संस्कृति उसको खाना यानी कि इसको वेशभूषा, आभूषण, उसको रीति रिवाज, ये सारे दिए जाते हैं और उसी के अनुसार उनके फिर शादियां होती है, फेरे होते हैं, कलमे पढ़े जाते हैं। ये सारी की सारी प्रत्येक समाज उसको संस्कृति के रूप में प्रदान करते हैं। जो उनका आभूषण है, पहनावा है, उनके रीति रिवाज है, उनका खान पान है, ये सारी चीजें संस्कृति में आती है। उनकी बोलियां हैं यानी कि स्थानीय भाषाएं, ये सारी संस्कृति का अंग है, ये बालक को प्रदान करते हैं और वो उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। फिर उसके बाद में जी घर सबसे पहले बालक को प्रदान करता है। घर और परिवार एक ही बात है। घर परिवार सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा कैसे? माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, उनके सुरक्षित हाथों में रहता है बालक। जब बड़ा होता है थोड़ी देर यदि आंखों से ओझल हो गया तो उसको ढूंढ के लाते हैं, और वो भी अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ जो बालक है वो सो के कितना सुरक्षित महसूस करता है। उसकी सारी इच्छाओं का पूर्ण जो है घर के अंदर होता है, उनके घर वाले करते हैं। उससे ये उम्मीद नहीं करते कि ये 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, ये कमा के लाए, नहीं होता ना। इसीलिए उसको खाने का, पहनने का, किसी भी बात को बताने का कोई भी निसंकोच तरीके से वो बता देता है। इसीलिए जो घर है वो प्रारंभिक पाठशाला है और उसको एक तरह से शक्तिशाली और मजबूत व्यक्तित्व बनाने में सबसे ज्यादा सहयोगी है। जिस घर के अंदर मार पिटाई होती है, उसके साथ उसके विचारों को कुचला जाता है, तो वो दब्बू बन जाएगा, दूसरों से घृणा करने वाला बन जाएगा, समाज को रोंदने वाला बन जाएगा। घर के अंदर यदि शराब पी रहे हैं तो शराबी व्यवहार उसका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में है जी विद्यालय का वातावरण है। दोस्तों विद्यालय जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये चीजें बालक के अंदर भरता है। सर्वते भव, एक दुआ है संस्कृत के अंदर, वो मेरी याद नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको कि किस प्रकार समाज के अंदर रहना चाहिए। रुचियां, खेलकूद, पाठ्यक्रम, अनुशासन, नियम, ये सारे के सारे हम कहां सीखते हैं? विद्यालय से। खेलकूद, अनुशासन, नियम, दूसरे के सहयोग की भावनाएं, ठीक, समाज के साथ किस प्रकार दूसरे समाज के साथ जुड़ाव रखना है। भूमंडलीकरण, ये भी कहां से सीखते हैं? स्कूल से। यदि स्कूल के आसपास का वातावरण है और स्कूल के अंदर
दया के स्थान के अंदर भय हो, दंड हो, ये चीजें आ जाए तो उसके बाद में बालक का विकास रुक जाता है। इसीलिए दंड को और भय को दोनों को बाहर निकाल दिया गया है और अनुशासन जो है वो प्रेम पूर्वक बाल केंद्रित रख के बाल विकास में बताया था मैंने कि शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर व्यक्तित्व का मापन कैसे होता है उसके ऊपर अपने बात करेंगे, व्यक्तित्व को मापन पे कल। तो दोस्तों घर पे रहें, कोरोना से बचे रहें और रोजाना नोट्स बनाएं, मैं बार बार कहता हूं। और जो भी भाई बंधु आपके हों उनको आप शेयर जरूर करें वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।